नमस्कार, मैं हूं गौरी द्विवेदी और चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। अभी तक चाइना फाइल्स में मैंने आपको चीन के बनने, उसके आगे बढ़ने की कहानी बताई है, लेकिन आज चाइना फाइल्स में जो बताने जा रही हूं वो चीन की उस चालबाजी से जुड़ा है जिसकी मदद से चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शतरंज पर इसके बादशाह यानी सुपर पावर अमेरिका को न केवल चुनौती दी बल्कि अलग अलग संगठन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शतरंज के खेल को ही बदल कर रख दिया। इसके लिए चीन ने महाशक्ति रूस से लेकर बेहद कमजोर देश पाकिस्तान तक सबसे मदद ली। आज से 100 साल पहले दुनिया के 4 बड़े देश फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इटली ने मिलकर लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। पेरिस शांति सम्मेलन के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका मकसद दुनिया में शांति को कायम करना था। लेकिन इतने शानदार मकसद वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में केवल बातें ही बड़ी बड़ी थी। उसके काम करने का तरीका बेहद कमजोर और खराब था, जो इस संगठन की सफलता और उसकी संभावनाओं पर सवाल खड़े कर रहा था। इसलिए 1939 के दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत के साथ ही शांति के लिए बना अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। अमेरिका और फ्रांस ने जो राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे, उन्होंने न केवल इसकी स्थापना की बल्कि इसके स्थायी सदस्य भी बने। इन दोनों देशों के अलावा रूस, चीन भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थायी सदस्य बने। लेकिन यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि जो चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना था वो माओ जेडोंग वाला चीन नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य तो चांग काई शेक की ताइवान वाली सरकार का रिपब्लिक ऑफ चाइना था। ऐसे में माओ से तुंग वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लगातार संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने और ताइवान को बाहर निकलवाने के लिए प्रदर्शन करता रहा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के सामने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग लगातार प्रदर्शन करते थे। उनकी लगातार मांग थी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया जाए और ताइवान वाली रिपब्लिक ऑफ चाइना को बाहर किया जाए, क्योंकि वो ही असली चीन है। भले ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने ताइवान को भरपूर समर्थन दिया था, लेकिन समय का चक्र घूमा। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बीजिंग वाले चीन के लिए गॉडफादर बनकर आए। उन्होंने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटा दिया और 25 अक्टूबर 1971 वाले दिन चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। हालांकि अमेरिका ने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस चीन को इतना समर्थन दे रहे हैं, जिसे सिराखों पर बिठा रहे हैं, वही चीन 51 साल बाद अमेरिका के लिए न केवल सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा बल्कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पूरे कामकाज पर भी हावी हो जाएगा। धीरे धीरे चीन ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसले और उसके काम करने के तरीके अपने हिसाब से बदल दिए। कई अहम मुद्दों पर दुनिया ने चीन के वीटो पावर का खेल देखा। They were a part of the US Asia Pacific system. They were brought into the WTO by US. So it's something that they went along with the system. They worked with Japan, they worked with South Korea. They've evolved a system which has enabled them to emerge as the largest economy in the world. So now they are looking at their political power, and it's a world. So now they are looking at their political power, and it's a question of what is the role that China is going to play. And it looks as if they want equality or near equality with the US. धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले लोगों में चीन के नागरिकों की संख्या बढ़ती गई। संयुक्त राष्ट्र निकायों के चार्टर में महत्वपूर्ण संशोधन हुए जो मानव अधिकारों, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को नियंत्रित करते हैं, और इन सब पर चीन का असर दिखने लगा। आज संयुक्त राष्ट्र में चीन की पैठ कितनी मजबूत हो चुकी है, इसका उदाहरण 2020 में आया कोरोना संकट है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO के चेयरमैन पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और इसकी फंडिंग तक रोक दी, लेकिन चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल बदलते गए और चीन धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र में अपनी चालाकी और पैंतरेबाजी से कई फैसलों को बदलने में कामयाब होता गया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र को जितना पैसा दिया, उसके मुकाबले उससे कई गुना ज्यादा फायदे लिए, और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इसके अवज में चीन को कभी कोई नुकसान भी नहीं हुआ। यानी चीन ने बड़ी चालाकी से संयुक्त राष्ट्र में अपना दबदबा बढ़ा लिया।
खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख के पद पर अपने उम्मीदवार की जीत को आसान बनाने के लिए छोटे देशों का इस्तेमाल करना हो या WHO के अध्यक्ष का चुनाव, हर जगह चीन ने अपना असर डाला। हेरिटेज फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले चीन के नागरिकों की संख्या 2007 में 0.88% थी और 10 साल बाद 2017 में ये संख्या बढ़कर 1.06% हो गई, यानी ये बढ़ोतरी 20% से ज्यादा है। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र में दूसरे स्थायी देशों के कर्मचारियों की संख्या घटी है। दरअसल इसके पीछे चीन का 2017 का खुफिया कानून है, जिसमें उसने कई अहम संशोधन किए। इस कानून के मुताबिक चीन के हर संगठन, कंपनी और नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय हितों और कानूनों से ज्यादा चीन के हितों का ख्याल रखना है। सीधे तौर पर कहें तो ये कानून चीन के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेश में जासूसी करने के लिए आदेश देता है। इस कानून को जिस तरह से बताया और इसका विस्तार किया गया है, उससे चीन की कंपनियां, शोधकर्ता और छात्र चीन के लिए जासूसी करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन के लोगों की कुछ समय के लिए भी नियुक्ति होती है, तो वो भी जासूसी करने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि ये संयुक्त राष्ट्र के उस नियम का उल्लंघन करता है जिसमें इस संगठन के लोगों के लिए न्यूट्रल होना सबसे जरूरी है। भले ही धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र की महत्ता कम हो गई है, इसके बावजूद इससे जुड़ी संगठन दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीन ने काफी पहले से ही इन संगठनों के लिए अपनी रणनीति बना ली थी। 2019 में रोम में हुए खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के चुनाव में दुनिया ने चीन की धूर्तता और उसकी ताकत का असर देखा। ये चुनाव अमेरिका के लिए बड़े सबक के तौर पर भी था। इस चुनाव में अमेरिका और यूरोपीय देशों की वर्षों पुरानी ताकत फेल हो गई। चीन के क्यू डोंगयू खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक का चुनाव जीत गए। ये पूरा चुनाव बेहद दिलचस्प था। चुनाव से पहले चीन ने कैमरून पर अपने $78 मिलियन के कर्ज को माफ कर दिया और केवल एक हफ्ते के भीतर कैमरून के उम्मीदवार मेडी मोंगुई ने इस चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। इस चुनाव में अमेरिका ने जॉर्जिया के कृषि मंत्री का समर्थन किया, जिसे मात्र 12 वोट मिले, जबकि उसे 60 वोट मिलने की उम्मीद थी। वहीं यूरोपियन यूनियन ने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया था, उसे 71 वोट मिले, जबकि चीन के उम्मीदवार को 191 में से 108 वोट मिले। अफ्रीकी नेताओं पर चीन के पैसे से महंगी छुट्टियां मनाने का आरोप लगा, यानी सीधे तौर पर यह मामला वोट को प्रभावित करने का था। साफ था कि अमेरिका अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने वर्चस्व के लिए जो तरीके अपना रहा था, अब वही तरीके न केवल चीन अपना रहा है, बल्कि उसमें सफल भी हो रहा है। WHO के चुनाव में भी ऐसा ही परिणाम देखने को मिला। WHO के चुनाव में चीन ने ब्रिटेन के उम्मीदवार डेविड नवारो को हराने और इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री टेड्रोस को जिताने के लिए हर चाल चली। WHO के डायरेक्टर जनरल के रूप में पहली बार चयन होने के बाद शुरुआत के 3 वर्षों और विशेष तौर पर कोरोना काल में टेड्रोस और इस पद की महत्ता काफी दिखी है। यहाँ ये भी दिलचस्प है कि टेड्रोस से पहले मार्गरेट चैन WHO की डायरेक्टर जनरल थी और वो भी चीन की नागरिक थी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भी चीन की भूमिका ऐसी ही चालबाजी वाली रही है। 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने WTO में चीन को शामिल करने का फैसला किया था, लेकिन क्लिंटन के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपतियों को आज भी अफसोस होता है। उम्मीद ये थी कि इससे चीन के साथ व्यापारिक लाभ होगा और चीन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि WTO के जरिए चीन ने पूरी दुनिया को अपने सामानों का बाजार बना लिया। दुनिया भर में कई देशों के घरेलू उद्योगों को बर्बाद कर दिया। चीन ने सोलर पैनल से लेकर एल्यूमिनियम तक और प्लास्टिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक बेहद सस्ते दामों पर दूसरे देशों में डंप कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक 2007 से 2015 तक चीन के प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन में 154% की बढ़ोतरी हुई। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में एल्यूमिनियम की कीमत 46% तक गिर गई। कीमत घटने का असर ये हुआ कि अमेरिका में एल्यूमिनियम का उत्पादन 37% घट गया। इससे अमेरिका में एल्यूमिनियम बनाने वाले शेल्टर काफी संख्या में बंद हो गए। 2011 में अमेरिका में 14 एल्यूमिनियम शेल्टर थे, जो 2016 में घटकर केवल 5 रह गए।
इससे आप समझ सकते हैं कैसे दुनिया भर में चीन ने सस्ते एल्यूमिनियम को बेचकर अमेरिकी कंपनियों को रेस से बाहर कर दिया। जब चीन की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी, तो उस समय ज्यादा घरेलू उत्पादन का खपत चीन में ही हो जाता था। लेकिन 2008 में जब दुनिया भर में मंदी आई, तो चीन भी इसके चपेट में आया और उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो गई। ऐसे में चीन ने अपने अतिरिक्त उत्पादन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के बाजारों में चीन के सस्ते प्रोडक्ट के आने से भारत, जापान जैसे देशों में घरेलू उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ। चीन जिस तरह से अपनी कंपनियों को सब्सिडी देकर दुनिया में सस्ते सामान बेच रहा था, वो सीधे तौर पर WTO के नियमों का उल्लंघन था। लेकिन इस दौरान WTO चीन के खिलाफ कुछ करने के बजाय मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा था। अपनी करेंसी में हेरफेर करना WTO के समझौते का उल्लंघन करना है, लेकिन चीन को इन नियमों का उल्लंघन करने पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराक ओबामा ने चीन के करेंसी में छेड़छाड़ और अमेरिका के व्यापारिक घाटे का जिक्र किया था। 2007 में चीन के साथ अमेरिकी व्यापार घाटा $256 बिलियन था। लेकिन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने के बावजूद बराक ओबामा ने चीन के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान चीन की सस्ती करेंसी का मुद्दा फिर उठाया। ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ अमेरिका के संबंध में बेहद उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए तो कभी साथ भी आए। हालांकि ट्रंप ने चीन के करेंसी में हेर फेर करने की कोशिश के खिलाफ काम भी किया। 25 वर्षों में पहली बार ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका के वित्त विभाग ने 1988 के व्यापार अधिनियम के तहत अगस्त 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच चीन के करेंसी में हेरफेर को नामित किया। चीन पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाना चाहता है और संयुक्त राष्ट्र उसके लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। सितंबर 2019 में चीन के राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने विदेश नीति पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। चीन और नए युग में दुनिया इस श्वेत पत्र का शीर्षक था, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शासन प्रणाली के मूल में है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बताता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने और देशों के बीच संबंधों पर काम करने के लिए है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी संगठन UNHRC और यूनेस्को दुनिया भर में अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने में चीन के मददगार के तौर पर भूमिका निभाते रहे हैं। ये संगठन पश्चिमी और उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ चीन के तानाशाही शासन के मॉडल को सामान्य बताने और बनाने में चीन की कोशिशों को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं। The United Nations has been not only silent again on China's ongoing genocide and other crimes against humanity against Uyghur and other Turkic peoples in East Turkestan, but it has been in many ways complicit. It has sided with the Chinese government on numerous occasions. It has, impeded, events at the UN to highlight our suffering. बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी संगठनों, खास तौर पर UNHRC और यूनेस्को की मदद से अपने एजेंडा वाले प्रस्तावों को पास करवा लिया। उसके मानवाधिकार सिद्धांतों को अब संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का हिस्सा बना दिया। चीन ने शिनजियांग में अपने नागरिकों को पुनः शिक्षा केंद्रों में रखा था और UNHRC से प्रस्ताव पास करवाकर सत्तावादी नेताओं को ज्यादा से ज्यादा शक्ति दिलवाई। मार्च 2018 में UNHRC ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें लिखा था कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पहचान और अलग अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव से चीन को ये अधिकार मिल गया कि वो अपने नागरिकों को अपनी संस्कृति बचाने के नाम पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, जबकि पूरी दुनिया को ये पता था कि शिनजियांग में पुनः शिक्षा केंद्रों के नाम पर एक विशेष समुदाय के लोगों का दमन किया जाता है। 2016 से लेकर 2018 के बीच UNHRC में चीन ने अपने सभी 7 विशेष मतदानों का इस्तेमाल अपनी दमनकारी कार्रवाई को बचाने के लिए किया।
इन वोटों के जरिए चीन ने न केवल दुनिया भर में अपने खिलाफ हो रही आलोचना को कंट्रोल किया, बल्कि अपने खिलाफ हो रही नाराजगी को भी कमजोर किया। मतलब साफ है कि बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र और उसके निकायों का अपने लिए जमकर इस्तेमाल और दुरुपयोग किया है। China has a lot of influence over the United Nations and other, international bodies, whether it's like the World Health Organizations and others. And this influence has been largely, bought through funding directly of the United Nations, but also funding, in many ways corrupting the officials of that are in the United Nations. 17 जनवरी 2017 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया। ये मौका था डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का। पहली बार चीन के किसी राष्ट्रपति ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप के उद्घाटन भाषण से 72 घंटे पहले बोलते हुए शी जिनपिंग ने संरक्षणवाद के खिलाफ उदार विश्व व्यवस्था का बचाव किया। दरअसल ये जिनपिंग की अब तक की सबसे बड़ी चाल थी। शी जिनपिंग ने आर्थिक वैश्वीकरण का बचाव किया। पूंजीवाद के सबसे बड़े केंद्र डावोस में बोलते हुए शी जिनपिंग ने पूंजीवाद के नाम पर अपने मतलब को साधा और चीन को नियमों का पालन करने वाला एक महाशक्ति बताया। There is no point in blaming economic globalization for the world's problems. That is simply not the case, and it will not help solve the problems. It's true that economic globalization has created new problems, but this is not justification to write off economic globalization altogether. Rather, we should adapt to and guide economic globalization. अपने भाषण के जरिए शी जिनपिंग ने अमेरिका को चुनौती देने के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपने लिए एक फायदेमंद थ्योरी को मजबूत किया, जिसे बहुपक्षवाद कहा जाता है, यानी अपनी जरूरत और फायदे के मुताबिक कुछ देशों के साथ करार करना। शी जिनपिंग ने बड़ी ही चालाकी से अपने भाषण में सहयोग की बात करते हुए दुनिया के देशों को झांसा दिया। उसकी रणनीति दुनिया में खुद का वर्चस्व कायम करना रहा है और समय के साथ धीरे धीरे इसका खुलासा भी हुआ। दरअसल शी जिनपिंग आर्थिक मोर्चे पर एक बेहद खतरनाक रणनीति पर काम कर रहे थे, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपना ग्राहक बनाने में जुटे थे। शी जिनपिंग को ये पता था कि अगर आर्थिक वैश्वीकरण बंद या कमजोर हो गया तो चीन का पूरी दुनिया में वर्चस्व कायम नहीं हो पाएगा। कोरोना महामारी के दौरान इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जिस तरह से काम किया, उससे बीजिंग के दबदबे का खुलासा हुआ और पूरी दुनिया चीन के उस सच को जान गई जिसे चीन ने अब तक छिपा रखा था। इसलिए ट्रंप के बाद जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही फिर से पेरिस समझौते में शामिल हुए, WHO में फिर से आए और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के साथ फिर से जुड़कर ट्रंप के समय लिए गए फैसलों को पलट दिया। हालांकि आज इन संगठनों में चीन की जो ताकत और घुसपैठ है, उसके मुकाबले अमेरिका कमजोर नजर आ रहा है। एशिया और इंडो पैसिफिक के बाद चीन ने मध्य पूर्व में अमेरिका को कमजोर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। पूरी दुनिया को चीन अपनी अर्थव्यवस्था पर निर्भर बनाना चाहता था और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और रूस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को न केवल मजबूत बनाया बल्कि उनका विस्तार भी किया। चीन की चालबाजी का ही नतीजा है कि अब ये देश अमेरिका के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। 2010 के बाद से चीन ने मध्य पूर्व में काफी बड़ा निवेश किया है। चीन ने अमेरिका के सहयोगी देश सऊदी अरब और इजराइल के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाया। बीजिंग ने इस क्षेत्र में अमेरिका के बड़े दुश्मन ईरान के साथ अपनी रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की हर संभव कोशिश की। इस तरह चीन ने अपने दो प्रमुख प्रतिद्वंदियों अमेरिका और भारत को एक स्पष्ट संदेश भी दे दिया। The US has brought us nothing but war, bloodshed and suffering. In contrast, China is committed to the construction and development of West Asia. Chinese enterprises have participated in many projects launched in our region. So, we shouldn't confuse China's presence in West Asia with that of the US. The US presence features hegemony, colonization, and countless human rights violations, while China is seeking mutual benefits and win-win results. बीजिंग ने मिडिल ईस्ट को लेकर जो रणनीति बनाई, शुरुआत में वो दो हिस्सों में बटी थी।
पहली, तेहरान के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाना और दूसरा, इजराइल और सऊदी अरब में BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी लेना। दरअसल BRI के जरिए चीन दुनिया के कई देशों में घुसपैठ कर चुका है। इजराइल और सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका के सुरक्षा नेटवर्क की सबसे बड़ी रीढ़ हैं। चीन ने मध्य पूर्व में राजनीतिक हालात बदलने के लिए अपने सहयोगियों का एक नेटवर्क तैयार किया। इसका मकसद पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और ईरान तक शक्ति का एक नया केंद्र बनाना था। बीजिंग के मध्य पूर्व के राजनीतिक चाल को पूरा करने के लिए मॉस्को का रोल बेहद अहम हो गया है। एक तरफ रूस के ऐतिहासिक संबंध और मध्य पूर्व में उसकी मजबूत स्थिति, साथ ही अमेरिका के साथ टकराव ने चीन को रूस के बेहद करीब ला दिया है। अपनी रणनीति को लागू करने के लिए चीन को सबसे ज्यादा उस चेकबुक पर भरोसा है जिस पर वो साइन करके अलग अलग देशों को कर्ज देता है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। चाहे वो दुनिया भर में वैश्वीकरण का समर्थन करना हो या बहुपक्षवाद पर दुनिया को झांसे में डालना। चीन की दिलचस्पी इंडो पैसिफिक में अपने द्वीपों का सैन्यकरण ही नहीं थी, बल्कि वो तो दुनिया भर में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। एशिया में राजनीतिक उथल पुथल करने के बाद चीन का अगला लक्ष्य मध्य पूर्व में खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना है। दुनिया में एक तरफ जहां अमेरिका के नेतृत्व में पहली विश्व व्यवस्था है, जहां जापान, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे इसके लिए क्वाड जैसे संगठनों की सहायता ली गई है या इसके बिना भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था है, जिसमें ऐसे दो सत्तावादी नेता हैं जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कमियों का फायदा अपनी जरूरत और मूड के मुताबिक उठाने में जुटे हैं। ये फायदा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक और तकनीक से लेकर ताकत तक जुड़ा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है जो पहले से चले आ रहे अपने वर्चस्व और पुराने मॉडल को कायम रखने के लिए लड़ रहा है। दूसरी ओर चीन है जो रूस, ईरान, पाकिस्तान और यहाँ तक कि टर्की के साथ गठबंधन करके इसे बदलने में जुटा है। दरअसल चीन ने दुनिया को एक शतरंज की तरह देखा, जिसमें उसने हर वो चाल चली जिससे पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व कायम हो सके। इसके लिए उसने साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल किया और इसके लिए चीन ने काफी लंबा इंतजार किया। धीरे धीरे कई वर्षों तक किसी देश को धमकाकर, किसी को कर्ज देकर तो किसी के साथ दोस्ती का नाटक करके गठबंधन बनाया और फिर दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाया। डेंग झाओपिंग की सलाह मानते हुए चीन ने अपने वक्त का इंतजार किया और काफी लंबा गेम खेला। अगले एपिसोड में बात करेंगे शी जिनपिंग के बढ़ते तानाशाही रवैये की, जिसका शिकार चाइना का एक सेलिब्रिटी हुआ है।